नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और जो चैप्टर है वह है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर आज मैं अमोनिया रेफ्रिजरेंट पर आधारित पिछले एग्जाम में पूछा गया जो क्वेश्चन है उसको समझाने वाला हूं। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझने की जरूर कोशिश करेंगे, जिससे आपको पता चल सके कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। यदि आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के फुल सिलेबस के कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उसमें मिल जाएगा। एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, उसको कैसे ज्वाइन करना है, इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में मैंने दे रखी है। उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आप एप्लीकेशन का फायदा ले सकें। अब चलते हैं आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अमोनिया रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन द प्रेशर लिमिट ऑफ 10 बार एंड 2 बार। आगे लिखा अज्यूमिंग वेपर लीविंग द एवापोरेटर इज ड्राई एंड सैचुरेटेड फाइंड विद द हेल्प ऑफ पीएच चार्ट। आगे लिखा हुआ है जो हमारा सीओपी ऑफ द सिस्टम है इसको हमें फाइंड आउट करना है। मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम 20 टन दिया है, मतलब यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया है 20 टन। आगे लिखा हुआ है वर्क कंज्यूमिंग किलोवाट। वर्क कंज्यूमिंग किलोवाट का मतलब होता है पावर हमें निकालना। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं इस क्वेश्चन में क्या है। पिछले 2 ओसीबीसी के हमारे क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं। जो भी पहला क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, फिर जो सेकंड पेपर हुआ हमारा बैक वाला, उसमें शायद एक क्वेश्चन पूछा गया। उसने जो भी पेपर बनाने वाले ने क्या किया, जो हमारा टेम्परेचर वाला क्वेश्चन था उसकी सेम भाषा सब कुछ पूरा न्यूमेरिकल वैसा ही रखा है। उसने सिर्फ क्या किया, जो यहाँ पर वैल्यू है उनको चेंज कर दिया। R12 की जगह उसने क्या लिख दिया, अमोनिया लिख दिया, और जो वैल्यू है 10 बार 12 बार की जगह 10 बार लिख दिया, 2 बार का 2 बार ही रहने दिया, और जो फाइंड आउट करना है वो भी जैसा का तैसा रहने दिया। यहाँ 10 टन की जगह 20 टन, जिसकी वजह से उसने क्या किया, इसको सॉल्व करके नहीं देखा जिसने भी पेपर बनाया। ना किसी बुक में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, सबसे पहले मैं बता दूं। तो उस आधार पर जो भी इसके आंसर आते वो कुछ चौंकाने वाले आते, जो ऐसा लगता कि ऐसा आंसर नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर दिया है तो जो एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन होगा वही मैं करूंगा, जो एक्चुअल में आंसर आएंगे वही निकाल के हमें दिखाने पड़ेंगे। तो समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा था। इस क्वेश्चन को सिर्फ परिवर्तन किया गया, जो टेम्परेचर वाला क्वेश्चन था और R12 वाला क्वेश्चन था। तो चलते सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको नोट करते हैं। तो वही गिवन लिखने का सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर हम क्या लिखते हैं, गिवन लिख देते हैं। अब यहाँ पर 2 टेम्परेचर दिए हैं, 2 प्रेशर दिए, सॉरी, क्योंकि टेम्परेचर क्वेश्चन ज्यादा किए हुए हैं इसलिए वो टेम्परेचर बार बार निकल जाता। कई बार पिछले क्वेश्चन में लिख भी दिया था मैं, तो उसको सही कर दिया है। तो 10 बार और 2 बार, तो ये जो कम वाला है ये किसका हो जाएगा, एवोपोरेटर का प्रेशर हो जाएगा, जबकि एक ज्यादा वाला किसका हो जाएगा, कंडेंसर का हो जाएगा। ये आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ कम वाला एवोपोरेटर का और ज्यादा वाला कंडेंसर का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एवोपोरेटर प्रेशर प्रेशर कितना दिया, 2 बार। नेक्स्ट दिया कंडेंसर प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर कितना दिया, 10 बार। ये डाटा मैंने नोट कर लिया। नेक्स्ट डाटा देखेंगे तो यहां पर दिया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्या दिया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना दिया है, 20 TR। TR मतलब टन। इसको हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, किलो जूल पर मिनट में। तो 20 मल्टीप्लाई हम कितने का कर देंगे, 210। ये किसमें बन जाएगा, किलो जूल पर मिनट। तो उम्मीद है इसको परिवर्तन करके हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 4200 किलो जूल पर मिनट। इतना लिखने के बाद हमें जो डाटा निकालना है वो देख लेंगे। सबसे पहले सीओपी निकालना, तो सीओपी लिख देता हूं यहाँ पर। सीओपी का फॉर्मूला भी लिख देता हूं जिससे आप अभी से आपको पहचान हो जाए, H1 माइनस H3 अपॉन H2 माइनस H1। दूसरा डाटा हमें निकालना है मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट को हम किससे निकालते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है REF लिखेंगे इंटू H1 माइनस H2, सॉरी H4, H1 माइनस H4 लिख लें यहाँ पर, इसको सही कर लें, H1 माइनस H4।
इससे हम क्या कहें, आर ई की वैल्यू ये दी है 4200, H1 H4 की वैल्यू हम टेबल से निकाल लेंगे तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। थर्ड वैल्यू कौन सी है, पावर की है, मतलब पावर हमें निकालना है वो किलोवाट में निकालना है। तो ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, एम ई आर ई एफ इंटू ब्रैकेट के अंदर एच टू माइनस एच वन, और जी किस में हो जाएगा, किलो जूल पर सेकेंड या फिर किलोवाट में। ये तीनों निकालना बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, जो कंडीशन दी उसको पढ़ लेना ध्यान से। यहाँ पर लिखा वेपर इज ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेसर या फिर एंड ऑफ द एवापोरेटर, या फिर क्या लिखेंगे हम, एक और ऑब्लिक करके लिख सकते हैं लीविंग द एवापोरेटर, जैसे कि यहाँ पर लिखा लीविंग द एवापोरेटर। ये कंडीशन मैंने पिछले क्वेश्चन में लिख दी थी, तो यहाँ पर भी लीविंग द, एंड ऑफ द एवापोरेटर, बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेसर, सब समझेंगे हम डायग्राम के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, जो डायग्राम बनाना बहुत ईजी, तो डायग्राम जैसा मैं बना रहा हूँ उसकी आप प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले एक नॉर्मली वर्टिकल लाइन डालें, फिर उसका जो बिंदु एंड होगा वहां से हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ऊपर P लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे H लिख देंगे, प्रेशर एंथैल्पी। क्या होता है H मतलब एंथैल्पी, P मीन्स प्रेशर। और इसको यहाँ से ऐसा ले जाना है और फिर ऊपर से लाके अंदर की ओर झुकाना है, ऐसा अंदर की ओर झुकाएंगे, ऊपर ऐसी एक लाइन डाल देंगे सीधी हॉरिजॉन्टल, नीचे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी डाल देंगे। हमें क्या करना, फिर यहाँ से एक इंक्लाइंड लाइन ले जाना, कर्व को थोड़ा टच करते हुए और इसको आगे बढ़ा देना है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम 1 देते हैं, तो यहाँ पर हम 2 देते हैं, यहाँ पर हम 3 देते हैं। 4 के लिए हम क्या करेंगे, 3 वाला पॉइंट वहां से सीधी वर्टिकल लाइन आएंगे, जहां पर ये कट करेगी वो हमारा 4 हो जाएगा। एरो के लिए सीधा हम 1 से 2 चलेंगे, 2 से 3, 3 से 4, और ये आ गया। 1 से जो 2 प्रोसेस हुआ है कंप्रेशन प्रोसेस होती है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। और ये जो प्रोसेस हुआ है कंडेंसेशन प्रोसेस है, कंडेंसर लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर एवापोरेटर लिख दें आप, एवापोरेटर। और जी हो गई EXP मतलब एक्सपेंशन प्रोसेस, EVP और एक्सपेंशन प्रोसेस हो गई एवापोरेटर प्रोसेस। मतलब जी एवापोरेटर है, ये कंडेंसर, कंडेंसर का टेम्परेचर दिया कितना 10 बार, और एवापोरेटर का कितना दिया 2 बार दिया हुआ है। ये यहाँ पर बार लिख देता हूँ। प्रोसेस समझ ले, 4 से 1 है एवापोरेटर प्रोसेस। एवापोरेटर की स्टार्ट, एवापोरेटर में जो हमारा लिक्विड जाता हुआ 4 पे जाता है, और 1 पे हमारा क्या निकलेगा, वेपर के रूप में निकलेगा। ये जो लाइन है कर्व की हमारी, ये हमारी लिक्विड की लाइन होती है, और हमारी ये जो इधर वाली लाइन है यह वेपर की लाइन होती है। अगर इस लाइन से, इस तरफ की जो वेपर लाइन है, इस लाइन से अगर हम पॉइंट ले रहे हैं इस पे रखकर, समझ लेंगे कि यहाँ पर क्या बन रही है, वेपर बन रही है। इसलिए यहाँ पर क्या, वेपर इज ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन। जी कंप्रेशन प्रोसेस है, कंप्रेशन की एंड प्रोसेस कितने 2 पे, और स्टार्टिंग या फिर बिगिनिंग प्रोसेस 1 पे। तो जो कंडीशन है यहाँ पर दी है, तो H1 हमारा कहाँ होगा, जो कर्व पर भी है, क्योंकि वेपर की जो स्टार्टिंग कहाँ पर हो रही है, पॉइंट 1 से हो रही है। तो वेपर हमारा इसी फॉर्म में यहाँ पर है, इस लाइन पर है, जो भी यहाँ कर्व बना हुआ है, तो इसी लाइन से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वेपर फॉर्म उसने लिख दिया क्वेश्चन के अंदर। तो 1 यहाँ पर इसी कर्व पर लेंगे, ठीक है, इस कर्व पर 1 लेंगे, उसको हम कंप्रेस कर देंगे, तो जो एंड पोजिशन लेंगे। इस तरह यहाँ पर क्या, एंड ऑफ द एवापोरेटर, एंड ऑफ द एवापोरेटर मतलब एवापोरेटर की स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, और एंड यहाँ पर, जहाँ एंड है वहां पर क्या निकल रही है, वेपर निकल रही है, तो वेपर लाइन पे पहला पॉइंट ले लेंगे। या फिर यहाँ पर लिखा लीविंग वेपर लीविंग द एवापोरेटर। लीविंग का मतलब होता है यहाँ से भाई इन हुआ है, और यहाँ से उसने बाहर छोड़ा है, किसको, वेपर को छोड़ा, यहाँ पर लिक्विड इन हुआ, वेपर को यहाँ छोड़ा है, तो वेपर कहाँ छोड़ा, इसी कर्व पर छोड़ी, इसलिए वो लीविंग था। सभी कंडीशन जो भी आज मैंने 3 कंडीशन बताई, इस तरह का PS चार्ट बनेगा, उसको आप याद कर लें, क्योंकि ये हर एक डायग्राम में आपको बनाना ही पड़ेगा। अब TS डायग्राम भी बनाना है आपको, तो TS डायग्राम हम बता देते हैं उसको भी कैसे बनाना है। सिर्फ हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक लाइन खींच देना है, और ऐसा एरो बना देना है। एक टेम्परेचर इधर हो जाएगा, S मीन्स होता है एंट्रोपी। क्या होता है, एंट्रोपी। और इसमें, और अब पहले बना देता हूं मैं, इसका जो कर्व जाएगा वो ऐसा ऊपर को जाएगा, और फिर बाहर की ओर ऐसा चला जाता है। यहाँ पर एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, और क्या करेंगे, ये लाइन थोड़ी सी ऊपर को जाएगी, और यहाँ से इसको एक पॉइंट ले लेंगे, तो सीधी हम क्या करेंगे, सीधी वर्टिकल ऐसी लाइन सीधी डाल देंगे। वर्टिकल लाइन होगी, ये सही कर देता हूं मैं, ये कर्व थोड़ा अच्छा बन जाता, तो ये सीधी वर्टिकल लाइन, सीधी वर्टिकल में डाल के देखता हूँ, ऐसा कर देना। फिर यहाँ से इसको ऊपर बढ़ाना, दोनों एक दूसरे में यहाँ ऐसे काट देना। इस लाइन को हमें क्या करना है, इधर को बढ़ाना है, इसको थोड़ा तिरछा लाना, याद रखें, तिरछा लाना, इसको यहाँ बढ़ा देना।
बस हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2, यहाँ पर 2 डैश हो जाएगा, ए पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। एरो वैसे ही लगा दें, तो जो प्रोसेस है वो वही रहेंगी। जैसे कि यहाँ पर एवापोरेटर रहेगा, यहाँ पर कंप्रेसर रहेगा, यहाँ पर कंडेंसर रहेगा, यहाँ पर एक्सपेंशन रहेगा। तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इधर ऐसा यहाँ पर लिख दें, जो भी वैल्यू की जरूरत नहीं, जब जरूरत होगी तो हम लिख लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, S1 इक्वल S2 हो जाएगा, क्योंकि ये कई लाइन पे वर्टिकल है। अब जो वैल्यू जरूरत है मुझे, एंथैल्पी की जरूरत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा, और यहाँ पर S3 और H4 इक्वल हो जाएंगे, S3 इक्वल H4 हो जाएंगे। अब ध्यान से समझे जो मैं समझा रहा हूँ। जो एवापोरेटर यहाँ पर लगा हुआ है, वहां पर हम देख रहे हैं यहाँ पर लिक्विड के फॉर्म में फोर्स से जा रहा है, जो भी हमारा लिक्विड जा रहा है, और वन पे क्या, वेपर के रूप में निकल रहा है। तो हमारी जो टेबल में लिक्विड और वेपर की अलग अलग क्या रहती है, वैल्यू रहती है एंथैल्पी। तो वन पर हम कौन सी वैल्यू देखेंगे, सिर्फ वेपर वाली वैल्यू देखेंगे, याद रखें वेपर वाली देखेंगे। और वन से जो कंप्रेस हो रहा है 2 पर पहुंच रहा है, तो यहाँ पर भी वेपर फॉर्म में, तो 2 पर भी हम क्या देखेंगे, वेपर वाली वैल्यू देखेंगे। लेकिन वन पे जो टेम्परेचर यहाँ पर दिख रहा है, सॉरी प्रेशर दिख रहा है 2 बार, तो 2 बार के लिए हम क्या देखेंगे, H1 देखेंगे, जबकि 2 पॉइंट पर 10 बार के लिए हम H2 देखेंगे। फिर से यहाँ से कंडेंसेशन होगा, तो 3 पर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, 3 पर लिक्विड फॉर्म में आएगा। लेकिन जो यहाँ पर कंडेंसर का टेम्परेचर प्रेशर कितना, 10 बार है, तो 10 बार प्रेशर पर ही हम क्या देखेंगे, 3 पर H3 देखेंगे, लेकिन वह लिक्विड फॉर्म में हो, और H3 H4 इक्वल होते, तो हमें तीसरी चौथी वैल्यू नहीं देखना। तो उम्मीद है कैसे देखते हैं, मैं चलता हूं, जो भी टेबल है उसको देखते हैं। तो आप पहले तो टेबल पहचानना सीख लें। यहाँ पर लिखा प्रॉपर्टीज लिखा होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड साइक्रोमेट्रिक। प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट लिखा जरूरी होना चाहिए, ऐसा ना हो आप गलती से स्टीम टेबल देख लें। तो आप याद रखें क्या लिखा होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, इतना देखने के बाद हम क्या करेंगे, सीधा हम इसके इंडेक्स पे चलेंगे या कंटेंट्स पे चलेंगे। वहां पर हमें क्या, अमोनिया, जहां पर लिखा हो अमोनिया, उस अमोनिया को देखेंगे, सीधा हम उस टेबल पर पहुंच जाएंगे जहां पर इसका डाटा दिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अमोनिया लिखा हुआ है, NH3 इसका जो फॉर्मूला होता है, NH3 से याद रख सकते हैं, अमोनिया से याद रख सकते हैं। कई बार रेफ्रिजरेंट 717 भी लिखा रहता है, तो इसको ढूंढने में बड़ी आसानी होगी 717 से, तो NH3 वहां कहीं लिखा मिल जाएगा, अमोनिया लिखा मिल जाएगा। सब पहले टेम्परेचर की लाइन होती है, दूसरी प्रेशर की लाइन होती है, तीसरी स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन होती है। Vf क्या है, यहाँ पर जब भी लिक्विड फॉर्म में हम देखेंगे 3 पॉइंट पर, तो Vf वाली वैल्यू लेंगे, और 1 और 2 पॉइंट पर देखेंगे तो Vg वाली वैल्यू लेंगे। ऐसी HF दिया है यहाँ पर कौन सी, लिक्विड वाली वैल्यू लेंगे, मतलब H3 पर जो वैल्यू लेंगे वह HF वाली वैल्यू लेंगे, और जो हमारी 1 और 2 पर वैल्यू लेंगे वह Hg वाली लेंगे। इस तरह एंट्रोपी S1 S2 S3 की वैल्यू निकालना, तो हम क्या करेंगे, Sg से हम क्या करेंगे, 1 और 2 पर देख लेंगे, और जो 3 पॉइंट पर SF वाली वैल्यू देख लेंगे। अब हमें क्या करना, ध्यान रखें, 1 पॉइंट पर सिर्फ कौन सी वैल्यू देखना है, हमें Hg वाली वैल्यू देखना है, क्योंकि वहां पर सिर्फ हमें क्या है, एक ही वैल्यू देखना है। क्योंकि और कौन सी, वेपर वाली वैल्यू देखना, तो इस पर देख लेंगे हम 2 बार पर। फिर नेक्स्ट जो 10 बार दिया, उस पर हम 2 वैल्यू देखेंगे, कौन सी, Hg वाली और HF वाली। तो हम इसको थोड़ा सा लिख भी देते हैं, इससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए कि ये कौन सी वैल्यू रहती है। तो जो यहाँ पर ये है, ये कौन सी है, वेपर वाली वैल्यू है, सॉरी ये वाली इसमें लिख देते हैं, हाँ एंथैल्पी यही है, वेपर। तो यहाँ पर क्या है, लिक्विड। जो हमने साइकिल बनाई हुई है, जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें H1 एंड H2 की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे, और H3 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे। कैसे देखेंगे समझ में। सबसे पहले हमारा 2 बार दिया, तो 2 बार पे चलते हैं, थोड़ा नीचे चलेंगे, देख रहे हैं नीचे को, और जो नंबर दिया था उस नंबर को, या ये जो हमारी लाइन नंबरिंग हम बता दें यहाँ पर आपको कैसे याद रखना है। यहाँ पर याद रखना होता है, जैसे कि ये फर्स्ट वाली है, क्योंकि नीचे आएंगे ऊपर की कई बार नहीं दिखती है, ये सेकंड नंबर की है, ये थर्ड नंबर की है, ये फोर्थ नंबर की है, ये फिफ्थ नंबर की, प्लस 6 नंबर वाली हमें वैल्यू देखना है। 2 एग्जैक्ट नहीं दिया, तो ये यहाँ पर प्रेशर दिया है, इसको हम सीधा ले चलेंगे, ये वाली वैल्यू हमें नोट करना है, लेकिन थोड़ा कम करके। देखो 1436 है 1439 के बीच की वैल्यू ले लेंगे, तो शायद उम्मीद है हमारी 2 की वैल्यू कंपेयर उतनी लगभग मिल जाएगी। थोड़ा बहुत आंसर में अंतर आएगा, तो उसकी चिंता ना करें। अब हमारी ये हो गई। इसके बाद दूसरा जो प्रेशर दिया हुआ है, कितना दिया है मैंने तो नोट करके रखा, मैं बता देता हूं। वह दिया है 10 बार। तो 10 बार में हमें सिर्फ क्या करना है, नीचे खिसकना है, तो खिसक लेते हैं, बस ये कंटिन्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया, 10 बार दिया हुआ है यहाँ पर। इसको हमें सीधे आगे बढ़ाना है, ये वाला।
अगर इसमें टेम्परेचर की वैल्यू है तो ये नोट कर लेंगे, याद रखें, आगे देखेंगे ऐसा जी है। तो नंबर हम अगर नीचे आगे वाले पेज पर 1 2 3 4 5 6 नंबर वैल्यू ये कौन सी हो जाएगी हमारी, H2 की वैल्यू जाएगी, क्योंकि कंडेंस जो ऊपर कंडेंसर टेम्परेचर पहुंच जाता है हमारा 2 पॉइंट, इसलिए हम H2 से कौन सा वेपर, लेकिन फॉर्म कौन सा रहता है, वेपर रहता है, इसलिए हम H2 वेपर फॉर्म वाली वैल्यू नोट करेंगे। और जो दूसरी 3 पे पहुंचेंगे तो लेकिन कंडेंसर टेम्परेचर है वहां पर, तो कंडेंसर सॉरी प्रेशर है, प्रेशर टेम्परेचर जो भी दिया हो, जैसे प्रेशर कौन सा है हमारा कंडेंसर वाला है, तो लेकिन 2 पर देखेंगे वेपर फॉर्म में तो वो देख लिया, 3 पर कंडेंस हो जाता है वेपर हमारी तो लिक्विड बन जाती है, तो लिक्विड वाली वैल्यू हम S3 पर यहाँ से नोट कर लेंगे। लेकिन प्रेशर देख रहे हैं कौन सा है, उस लाइन पर कौन सा प्रेशर है, 10 बार है, तो वही हम देखते हैं कि एवापोरेटर से एक वैल्यू देखी और कंडेंसर पर दोनों वैल्यू देख ली, वेपर फॉर्म वाली भी और हमारी लिक्विड फॉर्म वाली भी, सभी को नोट करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जो भी वैल्यू निकालनी है उसको निकालते हैं। तो हमें क्या लिखना है, फ्रॉम अमोनिया रेफ्रिजरेंट टेबल पीएच चार्ट एट प्रेशर इतने इतने, ऐसा हेडिंग डाल लेना। फिर हमें जो वैल्यू H1 H2 H3 H4 की जो टेबल से देखी है उसको नोट कर लेना, और फिर हमें डाटा फाइंड आउट करना। सबसे पहले हमें COP निकालना है, तो COP का फॉर्मूला मैंने ऊपर भी बता दिया था, H1 माइनस H3, या फिर H4 भी लिख सकते हैं, H4 लिख देता हूँ, बटे क्या हो जाएगा H2 माइनस H1। हमें यहाँ पर वैल्यू रख देना, तो जो वैल्यू है 1438.42 माइनस 315 बटे में जो आएगा H2 माइनस H1 मतलब 1483 माइनस 1438.4, बस हमें कैलकुलेट करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है 1123.42। अब इसको एक दूसरे से माइनस करेंगे तो ये 44.58 आ रहा है। अब इसकी हम जो COP निकाल रहा है लगभग 25.2 आ रही, जबकि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन देखे हैं अंडर 10 के अंडर COP आती है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया था, ये क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट वैल्यू अपने अकॉर्डिंग उन्होंने थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन बना दिया और आपको दे दिया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कहीं मिल भी नहीं सकता आपको। तो उम्मीद है जो भी हमारा आंसर है वही हम लिख देंगे। अब हमें दूसरा क्या निकालना, हमें मास फ्लो रेट निकालना। तो हम जानते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, वी नो दैट, अच्छी थ्योरी लिखना तो आपको आ गई होगी, वैसे ही लिखना है। यहाँ पर मैं तुम्हें जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ और हमें सिर्फ फॉर्मूले पर याद रखना है। यहाँ पर H1 माइनस H4, सिर्फ हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की जो वैल्यू दी है वह दी है 4200, हमें मास निकालना है इंटू H1 माइनस H2, इसकी वैल्यू देख सकते हैं हम ऊपर ऑलरेडी रख चुके हैं, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 1438.42 माइनस 315। अब ऑलरेडी हमें वैल्यू मिल चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे 4200 इक्वल REF, डायरेक्ट क्या करेंगे जो वैल्यू यहाँ पर दी उसी को रख देंगे। कितनी वैल्यू दी है 1123.42, हमें मास निकालना है तो REF आ जाएगा और 4200 रख देंगे, ए इसके नीचे आ जाएगी तो 1123.42। अगर ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू पर डिवाइड कर रहे हैं तो जो मास है हमारे अकॉर्डिंग 3.73 आ रहा है, और क्या आएगा किलोग्राम पर मिनट आएगा, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर वैल्यू ली है वो पर मिनट वाली ली है, कहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की ये वाली। अब हमें क्या निकालना, पावर निकालना है, तो पावर निकालना और आसान है, हम क्या कर देंगे जो मास है उसका मल्टीप्लाई करेंगे किसमें H1 माइनस H2, मास की वैल्यू रखेंगे लेकिन सेकेंड में कन्वर्ट करके रखेंगे। मास की वैल्यू कितनी है 3.73 जो यहाँ पर निकाली हुई है, बटे में क्या करेंगे 60 का बटे करेंगे, मल्टीप्लाई H1 माइनस H2 जी, H1 हो जाएगा H1 कौन 1483 माइनस 1438.42। इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं आप, जैसे कि 3.73 बटे 60 हो जाएगा, ये यहाँ पर किलो जूल पर सेकेंड भी लिख लें क्योंकि मैंने 60 का डिवाइड कर दिया, इनटू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग 4.58 आ जाएगा। तो ऊपर की देखकर ही वैल्यू लिख दें, हम ऊपर वाली वैल्यू एक दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे और 60 का डिवाइड कर देंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो पावर आ रही है वह आ रही है 2.7 किलोवाट। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।